एनीमे की कहानी यूइची से शुरू होती है, जो सेकेंड ईयर का एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और बचपन से ही गरीबी में पला बढ़ा है। अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए वह एक नहीं बल्कि कई पार्ट टाइम नौकरियां करता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद वो कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो और भी ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप पर जाना चाहता है। काफी मशक्कत के बाद यूइची आखिरकार समय रहते स्कूल ट्रिप की फीस जमा कर देता है। जैसे ही ये खबर फैलती है, उसके सारे दोस्त बेहद खुश हो जाते हैं। यूइची को यह देखकर सुकून मिलता है कि उसकी मेहनत रंग लाई। इसके बाद हमें उसके 4 करीबी दोस्तों से मिलवाया जाता है। शिबे, जो एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा है और पैसों की कोई कमी नहीं जानता। शिहो, जो क्लास की वाइस प्रेसिडेंट है और पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन के लिए भी जानी जाती है। टेंजी, जो क्लास का टॉपर है, तेज दिमाग वाला और हर बात को लॉजिक से समझने वाला लड़का। और आखिर में कोकोरोगी, एक बेहद दयालु और नरम दिल लड़की, जो सबके साथ प्यार से पेश आती है और किसी से झगड़ा नहीं करती। हालांकि यूइची गरीबी में पैदा हुआ है, फिर भी वो खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानता है। उसके लिए पैसे से ज्यादा कीमती उसकी दोस्ती है। वो दिल से चाहता है कि ये रिश्ता हमेशा बना रहे, बिना ये जाने कि बहुत जल्द उसकी दोस्ती की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। एक दिन छठे पीरियड के दौरान होमरूम टीचर क्लास में एक चौंकाने वाली घोषणा करता है। वो बताता है कि स्कूल ट्रिप के लिए इकट्ठा किए गए 20 लाख येन चोरी हो गए हैं। ये रकम क्लास के छात्रों से इकट्ठा की गई थी और इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी शिबे और शिहो को दी गई थी। टीचर आगे बताता है कि 5वें पीरियड के दौरान जब शिहो क्लास में मौजूद नहीं थी, उसी समय किसी ने उसके लॉकर से पैसे चुरा लिए। ये सुनते ही क्लास में सन्नाटा छा जाता है। शिहो सबके सामने टूट जाती है और रोते हुए कहती है कि जिसने भी पैसे लिए हैं वो चुपचाप वापस कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। अगले दिन से ही हालात और बिगड़ जाते हैं। शिहो और शिबे दोनों स्कूल आना बंद कर देते हैं। उनसे संपर्क करने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। धीरे धीरे क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उन दोनों पर शक करने लगते हैं। बातें बनने लगती हैं कि शायद चोरी उन्हीं में से किसी ने की है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि यूइची और बाकी दोस्त भी उनका खुलकर बचाव नहीं कर पाते। कुछ समय बाद हमें यूइची उसके छोटे से अपार्टमेंट में दिखाया जाता है, जहाँ वो देर रात तक पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी खोलते ही उसे पता चलता है कि ये सावरागी की है। उसमें लिखा होता है कि वह उससे एक बेहद जरूरी बात करना चाहती है और उसे रात ठीक 11 बजे स्कूल के पास मिलने को कहती है। रात के 11 बजे जब यूइची बताए गए स्थान पर पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके सारे दोस्त वहाँ पहले से मौजूद हैं। वो समझ नहीं पाता कि सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ सके, उसके दोस्त उस पर सवालों की बौछार कर देते हैं। वे कहते हैं कि यूइची ने ही उन्हें यहाँ बुलाया है। इतना ही नहीं, वे यह भी आरोप लगाते हैं कि यूइची जानबूझकर सबसे देर से आया है। फिर वे उससे पूछते हैं कि उसने उनके घरों के बाहर उनके नाम से चिट्ठियां क्यों छोड़ी थी। ये सुनकर यूइची पूरी तरह सन्न रह जाता है। वो वे सारी चिट्ठियां पढ़ता है और दंग रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता। वो बार बार कहता है कि उसने किसी को कोई चिट्ठी नहीं भेजी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक पीछे से सावरागी की आवाज आती है। वो यूइची से कहती है कि पीछे देखो। जैसे ही यूइची मुड़ता है, कोई उसे पीछे से जोरदार बिजली का झटका देता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में यूइची को धुंधली सी झलक मिलती है। वह देखता है कि कोई अजनबी उसके दोस्तों को उठाकर कहीं ले जा रहा है। होश खोने से ठीक पहले उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभरती है। एक बड़ा आदमी उससे कहता है कि इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज पैसा है। फिर उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज दोस्त होते हैं। जब यूइची की आँख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब से सफेद कमरे में पाता है। उसके सारे दोस्त भी वहीं मौजूद होते हैं। सावरागी उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, अचानक कमरे के बीचों बीच एक खिलौने जैसा अजीब प्राणी प्रकट होता है। कोकोरोगी बताती है कि ये कोई आम खिलौना नहीं बल्कि एक एनिमेटर है। देखने में भले ही ये मासूम लगे, लेकिन इसके काम बेहद खतरनाक है। उसका नाम है मैनाबू। मैनाबू सबकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक आसान सा गेम खेलना है। अगर वे सारे गेम जीत जाते हैं तो उन्हें वही 20 लाख येन मिल जाएंगे जो चोरी हुए थे। इसके अलावा हर गेम में उन्हें अपने 2 करोड़ येन के कर्ज को चुकाने का बोनस मौका भी मिलेगा। 2 करोड़ येन का कर्ज सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। कोई भी समझ नहीं पाता कि इतना बड़ा कर्ज अचानक कैसे आ गया। गुस्से में यूइची मैनाबू को पकड़ लेता है और पूछता है कि ये सब क्या बकवास है। मैनाबू शांति से जवाब देता है कि यूइची के दोस्तों में से कोई 1-2 करोड़ येन का कर्ज लेकर घूम रहा है। तभी शिबे आगे आता है और यूइची को शांत करता है। इसके बाद तेंजी मैनाबू से सवाल जवाब करता है और धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचता है कि उन 5 में से किसी एक पर ये भारी कर्ज है। अगर वे सब मिलकर गेम पूरा कर ले
तो सब आजाद हो सकते हैं। तेंजी मैनाबू पर किडनैपिंग का आरोप लगाता है और कहता है कि उस पर केस बन सकता है, लेकिन मैनाबू हंसते हुए जवाब देता है कि उनमें से किसी ने खुद इस गेम के लिए आवेदन किया था और 20 लाख येन की एंट्री फीस भी दी थी। यूइची को तुरंत शक होता है कि स्कूल से चोरी हुए 20 लाख येन इसी गेम में लगाए गए हैं। इसका मतलब साफ है, उनके बीच कोई गद्दार मौजूद है। मैनाबू ये भी बताता है कि अगर वे गेम खेलने से मना करते हैं तो वे घर जा सकते हैं, लेकिन 20 लाख येन वह अपने पास रखेगा और 2 करोड़ येन का कर्ज उन सब में बांट दिया जाएगा, यानी हर एक पर 40 लाख येन का कर्ज आ जाएगा। अगर वे गेम खेलते हैं तो इस कर्ज को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई फेल हुआ तो उसका कर्ज और बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक छुपा हुआ ट्विस्ट भी है जो बाद में सामने आएगा। सब लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर गद्दार कौन है। सावरागी कहती है कि उन्हें एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए और अगर किसी पर कर्ज है तो उसकी मदद करनी चाहिए। सब उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन यूइची के मन में बेचैनी बढ़ने लगती है। मैनाबू यूइची से पूछता है कि उसके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, दोस्त या पैसा। यूइची बिना हिचक जवाब देता है कि दोस्त। इसी के साथ वे टोमोदाची गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले गेम के लिए उन्हें एक क्लासरूम जैसे कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ एक टेबल पर 5 टैग रखे होते हैं। जब वे टैग उठाते हैं तो हर टैग पर 40 लाख येन लिखा होता है। ये उनका शुरुआती कर्ज होता है। पहला गेम होता है येस नो जजमेंट गेम। 5 सवाल पूछे जाएंगे। अगर एक भी सवाल सही हुआ तो सबका कर्ज 40 लाख से घटकर 36 लाख हो जाएगा, लेकिन अगर 5 सवाल गलत हुए तो सबसे ज्यादा कर्ज वाले को सजा मिलेगी। गेम शुरू होने से पहले मैनाबू सलाह देता है, अपने दोस्तों पर कभी शक मत करना। पहले 3 आसान सवालों के जवाब जानबूझकर गलत दिए जाते हैं। यूइची समझ जाता है कि कोई जानबूझकर धोखा दे रहा है। जब यूइची की बारी आती है तो उसे एहसास होता है कि ये गेम दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए बनाया गया है। वो सच्चाई समझ जाता है, लेकिन फिर भी वह दोस्ती को बचाने की कोशिश करता है। अंत में कोकोरोगी सवाल पूछती है, क्या हम इसके बाद भी दोस्त रहेंगे? तभी अचानक यूइची बोल पड़ता है, जो कि नियम के खिलाफ है। वो एक चौंकाने वाला सवाल पूछता है, सावरागी ने किस रंग की पैंटी पहनी है? सब लोग जम जाते हैं। यूइची सबको उकसाता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि सबका कर्ज पहले ही आधा हो चुका है और चूंकि उसने पहले नियम तोड़ा था, उसका कर्ज पहले ही दोगुना हो चुका है। यूइची आगे बढ़कर सबको बताता है कि उसके सवाल वाले कार्ड पर एक खास नियम लिखा था। वह कहता है कि कार्ड के अनुसार जो भी इस गेम को सबसे कम कर्ज के साथ खत्म करेगा, उसे सजा के तौर पर सबसे ज्यादा कर्ज दिया जाएगा। ये बात सुनते ही सभी के चेहरे उतर जाते हैं। कोई भी समझ नहीं पाता कि ऐसा अजीब नियम क्यों बनाया गया होगा, लेकिन सच्चाई ये होती है कि यूइची ये सब जानबूझकर झूठ बोल रहा होता है। उसका मकसद सिर्फ एक है, सबको मानसिक दबाव में लाना, ताकि असली गद्दार डर के मारे अपनी चाल चल दे। कंट्रोल रूम में बैठी 2 लड़कियां यह सब देख रही होती है। उनमें से एक तुरंत कहती है कि यूइची झूठ बोल रहा है और ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि यूइची बेवजह ऐसा नहीं कर रहा, जरूर वो कोई और चाल चल रहा है। यूइची का अंदाजा सही निकलता है। जब दोबारा सिक्के पर उंगलियां रखी जाती है तो इस बार सिक्का यस पर चला जाता है। इसका मतलब साफ होता है कि सबने मिलकर गेम जीत लिया है। कंट्रोल रूम में बैठी लड़कियां आपस में कहती हैं कि यूइची बिल्कुल भी साधारण लड़का नहीं है, उसकी सोच उम्र से कहीं ज्यादा तेज है। गेम खत्म होने के बाद यूइची अपने दोस्तों से पूछता है कि अब उन पर कितना कर्ज बचा है। तेंजी जवाब देता है कि नियम के मुताबिक सबका कर्ज एक जैसा है, 36 लाख येन, क्योंकि गेम जीतने पर हर किसी के कर्ज से 4 लाख येन घट जाते हैं। तेंजी यह भी पूछता है कि क्या अब उन्हें अपने टैग सबको दिखा देने चाहिए, लेकिन यूइची तुरंत उसे रोक देता है और याद दिलाता है कि अगर किसी ने अपना टैग दिखाया तो उसका कर्ज दोगुना हो जाएगा। सावरागी और शिब्बे यूइची से सीधा सवाल करते हैं कि क्या उसका कर्ज दोगुना हो गया था। यूइची साफ साफ कहता है कि नहीं। वो बताता है कि भले ही पहले उसका कर्ज दोगुना हुआ था, लेकिन उसके कार्ड की शर्त की वजह से बाद में वो आधा हो गया। इस तरह उसका कर्ज भी अब 36 लाख येन ही है। यूइची सबको समझाता है कि अब उन्हें अगले गेम की तैयारी करनी चाहिए और एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। इसके बाद मैनाबू सबको दूसरे गेम के लिए एक और कमरे की तरफ ले जाता है। तभी यूइची बहाना बनाता है कि उसके जूते के फीते खुले हुए हैं, इसलिए वो थोड़ी देर से आएगा। उसके सारे दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यूइची वहीं रुक जाता है। वो अकेले बैठकर सोचने लगता है कि अगर सच में कोई धोखा दे रहा है तो फिर सबका कर्ज बराबर कैसे हो सकता है। उसे शक होता है कि कहीं न कहीं कोई बड़ी बात छुपाई जा रही है। वो टेबल पर रखी उन चिट्ठियों को उठाकर पढ़ने की कोशिश करता है जो उन्हें यहाँ लाने के लिए भेजी गई थी, लेकिन जैसे ही वो उन्हें ध्यान से देखता है, स्याही धीरे धीरे गायब होने लगती है। कुछ ही पलों में सारे अक्षर मिट जाते हैं और यूइची कुछ भी पढ़ नहीं पाता। ये देखकर उसकी झुंझलाहट और बढ़ जाती है। उसी समय सावरागी वहाँ पहुँच जाती है और यूइची से पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों लग रहा है। यूइची बात टालते हुए कहता है कि कुछ नहीं हुआ और उल्टा उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। सावरागी कहती है कि उसे लगने लगा है कि उन 5 में से कोई एक जरूर गद्दार है। यूइची इस बात से सहमत होता है।
फिर सावरागी उससे पूछती है कि क्या वो अंदाजा लगा सकता है कि गद्दार कौन है। बिना ज्यादा सोचे यूइची उसका नाम ले लेता है, सावरागी। ये सुनकर सावरागी चौंक जाती है। यूइची बताता है कि उसे उस पर शक इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत में उसी ने कहा था कि दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए और अगर किसी पर कर्ज है तो उसकी मदद करनी चाहिए। यूइची के हिसाब से यह बात बहुत ज्यादा बनावटी लग रही थी। सावरागी पलटकर कहती है कि उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे शक था कि यूइची ही गद्दार है। ये सुनते ही यूइची का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कड़वे लहजे में पूछता है कि क्या उसने उस पर इसलिए शक किया क्योंकि वो गरीब है और उसके माँ बाप नहीं है। सावरागी तुरंत इनकार करती है और कहती है कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था। लेकिन यूइची और ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे जोर देकर पूछता है कि फिर उसका मतलब क्या था। तभी सावरागी कुछ ऐसा कह देती है जिसकी यूइची ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वो शर्माते हुए कहती है कि उसे यूइची पसंद है। ये सुनकर यूइची पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाता। सावरागी उससे पूछती है कि क्या वो अब भी उस पर शक करता है। यूइची जवाब देता है कि उसे नहीं लगता कि वही चोर है। इसके बाद सावरागी एक और सच्चाई सामने लाती है। वो बताती है कि उसका कर्ज 36 लाख येन नहीं बल्कि 76 लाख येन है। वजह ये होती है कि पहले गेम के दौरान जब उसने बोलने की कोशिश की थी उसकी आवाज रिकॉर्ड हो गई थी और उसे पेनल्टी मिली थी जिससे उसका कर्ज दोगुना हो गया। वो ये भी बताती है कि 5वें सवाल के दौरान यूइची कोकोरोगी को बचाना चाहता था लेकिन अनजाने में उसने सावरागी को बचा लिया क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा कर्ज उसी पर था। सावरागी यूइची से वादा करती है कि वह कभी भी उसे धोखा नहीं देगी और वे दोनों मिलकर टोमोदाची गेम से बाहर निकलेंगे। यूइची भी कहता है कि वह उस पर भरोसा करता है। कंट्रोल रूम में बैठी लड़कियां चर्चा करती हैं कि यूइची पैसों और हालात को समझने में कितना चालाक है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि तेंजी मस्सा ये सारी बातचीत छुपकर सुन चुका है। अगला गेम छत पर होने वाला होता है। इस बार मैनाबू एक सूट पहनकर आता है और कहता है कि राज छुपाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि ऊपर से भगवान सब देख रहा है। इस दूसरे गेम का नाम होता है बैडमाउथ सुगोरोकू। आसमान में इसके सारे नियम चमकते हुए दिखाई देते हैं। सबको बारी बारी से एक प्राइवेट कमरे में जाना होगा जहां उन्हें एक नोट पैड मिलेगा। उन्हें अपने दोस्तों के बारे में बुरी बातें लिखनी होंगी और उस पर्ची को एक बॉक्स में डालना होगा। जब 5 पर्चियां बॉक्स में डाल दी जाएंगी तो मैनाबू उन्हें लेकर आएगा और सबके सामने पढ़ेगा। इसके बाद भगवान यानी कंट्रोलर तय करेंगे कि कौन कितने कदम आगे बढ़ेगा। इस गेम को जीतने के लिए जरूरी है कि कम से कम एक सदस्य लक्ष्य तक पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो सबका 40 लाख येन का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। जो लोग बोर्ड पर बचे रहेंगे उन्हें 10 लाख येन अतिरिक्त मिलेंगे और उन्हें तीसरा गेम खेलने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचेगा वो बाकी सबको आजाद कर देगा मगर खुद पर बाद में और भी ज्यादा कर्ज ले लेगा जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। मैनाबू साफ साफ कहता है कि वे कुछ भी लिख सकते हैं चाहे वो कितनी ही घटिया बात क्यों न हो। लेकिन अगर कोई बात झूठी साबित हुई तो उसे लिखने वाले को सबसे आगे खड़ा होना पड़ेगा। अगर कोई खाली पर्ची डालता है और बाकी लोग लिखते हैं तो लिखने वालों को फायदा मिलेगा और खाली पर्ची डालने वाले को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए सबको जितनी हो सके उतनी बुरी बातें लिखने के लिए कहा जाता है। मैनाबू हंसते हुए कहता है कि गेम को जितनी जल्दी हो सके खत्म करो। ये सुनकर सावरागी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो उन्हें बेवजह एक दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए मजबूर कर रहा है। मैनाबू जवाब देता है कि अगर वह चाहे तो अपनी पर्ची खाली छोड़ सकती है। वो ये भी बताता है कि अगर सारी पर्चियां खाली रहीं तो भगवान कोई सर्वे नहीं करेंगे और सब सिर्फ एक कदम आगे बढ़ेंगे। सावरागी कहती है कि अगर ऐसा है तो वे सब साथ साथ लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसी पर यूइची और उसके दोस्त तय करते हैं कि वे सब मिलकर खाली पर्चियां डालेंगे और एक ग्रुप की तरह आगे बढ़ेंगे। गेम शुरू होता है। पहले राउंड में सारी पर्चियां खाली रहती हैं, इसलिए सब एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं हर एक पर 1 लाख येन का अतिरिक्त कर्ज चढ़ जाता है। यूइची तुरंत हिसाब लगाता है और समझ जाता है कि अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो आखिर में हर किसी पर 60 लाख येन का कर्ज हो जाएगा। दूसरे राउंड में भी सारी पर्चियां खाली रहती है लेकिन इस बार उनका कर्ज 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख येन बढ़ जाता है। सबके चेहरे उतर जाते हैं। मैनाबू जोर जोर से हंसता है और कहता है कि उन्होंने सिर्फ 2 कदम चलकर ही 6 लाख येन का कर्ज कमा लिया है। इसके बाद वह एक और चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। जो भी सबसे पहले लक्ष्य तक पहुंचेगा उसे पूरे ग्रुप का सारा कर्ज मिल जाएगा। इसका मतलब साफ होता है कि साथ साथ आगे बढ़ना सबसे बड़ी बेवकूफी है। सावरागी गुस्से में चिल्लाती है और कहती है कि वो सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रहा है। तीसरा राउंड शुरू होता है। इस बार 4 पर्चियां खाली होती हैं, लेकिन एक पर्ची खाली नहीं होती। साफ हो जाता है कि किसी ने धोखा दिया है। उस पर्ची पर लिखा होता है सावरागी को यूइची पसंद है और नीचे एक और लाइन होती है सावरागी और तेंजी पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। भगवान सर्वे करने के बाद इन बातों को सच घोषित करते हैं। नतीजे के तौर पर सावरागी को 5 कदम आगे बढ़ने का आदेश दिया जाता है जबकि बाकी सबको सिर्फ 1 कदम आगे बढ़ना पड़ता है और इस बार किसी का भी कर्ज नहीं बढ़ता। अब माहौल पूरी तरह से गर्म हो जाता है। वजह साफ होती है।
शिब्बे को सावरागी पसंद है और सावरागी को यूइची पसंद है। ये सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी होती है। शिब्बे अपना आपा खो देता है और गुस्से में यूइची पर चिल्लाने लगता है। तेंजी बीच में आकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन शिब्बे उस पर ही चिल्ला देता है और कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तभी तेंजी भी अपना धैर्य खो देता है और गुस्से में बोल पड़ता है कि उसे सब कुछ पता है, क्योंकि वह सावरागी का एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही सावरागी तेंजी पर चिल्लाती है और कहती है कि वह बेकार की बातें बंद करे, क्योंकि ये सब एक गलतफहमी है। इसके बाद सावरागी सबको पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि वह और तेंजी बचपन के दोस्त हैं। उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर है, जबकि तेंजी के पिता एक प्रोसिक्यूटर थे। दोनों पिता कॉलेज के समय दोस्त थे और चाहते थे कि उनके बच्चे बड़े होकर शादी करें। इसी वजह से सावरागी और तेंजी ने नाटक किया था कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। असल में उनका रिश्ता कभी भी असली नहीं था। सावरागी आगे बताती है कि 2 साल पहले तेंजी के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद तेंजी ने स्कूल बदल लिया था, लेकिन संयोग से पिछले साल वे दोनों फिर से उसी स्कूल में आ गए। ये सब सुनने के बाद शिब्बे थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये सब असली डेटिंग नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक नकली ड्रामा था। तभी मैनाबू बीच में दखल देता है और शरारती अंदाज में कहता है कि हो सकता है इनके बीच कुछ रोमांटिक बातें भी हुई हों। इस पर तेंजी साफ शब्दों में कहता है कि उसे पहले भी सावरागी पसंद थी और आज भी पसंद है। वो शिब्बे पर चिल्लाता है और कहता है कि वह सावरागी के बारे में उल्टी सीधी बातें करना बंद करे, क्योंकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तेंजी को यकीन होने लगता है कि वह पर्ची शिब्बे ने लिखी है, लेकिन शिब्बे इस आरोप से इनकार करता है और कहता है कि उसने कुछ भी नहीं लिखा और उसे भी ये सब अभी अभी पता चला है। इसके बाद तेंजी और शिब्बे एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और उनकी बहस हाथापाई तक पहुंचने वाली होती है। शिब्बे गुस्से में तेंजी को मारने ही वाला होता है कि तभी यूइची बीच में आकर दोनों को रोक लेता है। यूइची शिब्बे से कहता है कि अगर वह सच में उसे पसंद करता है तो उसे दुखी मत करे। दूसरी तरफ कोकोरोगी सावरागी से कहती है कि उसे यूइची पसंद है और उसे लगता है कि यूइची भी उसी को पसंद करता है। ये बात सुनकर सावरागी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। अब चौथा राउंड शुरू होता है। सबसे पहले यूइची अपनी पर्ची लिखने जाता है और वापस आ जाता है। इसके बाद सावरागी जानबूझकर अपनी पर्ची खाली छोड़ देती है। जब पर्चियां खोली जाती हैं, तो पहली पर्ची में लिखा होता है शिब्बे जूनियर हाई तक अपनी माँ के साथ सोता था। दूसरी पर्ची में लिखा होता है यूइची ने एक बार पूरे 1 हफ्ते तक नहाया नहीं था। तीसरी पर्ची में लिखा होता है सावरागी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। इन बातों के बाद सभी अपने अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। शिब्बे सावरागी से पूछता है कि क्या प्लास्टिक सर्जरी वाली बात झूठ है। सावरागी उससे पलटकर पूछती है कि अगर ये सच होती तो क्या वो उसे पसंद करना बंद कर देता। अब 5वां राउंड शुरू होता है। इस बार सिर्फ एक ही पर्ची बॉक्स से निकलती है और उस पर लिखा होता है जब कोकोरोगी जूनियर हाई में थी तब वो पैसों के लिए अपना शरीर बेचती थी। ये पढ़ते ही कोकोरोगी पूरी तरह टूट जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और सीधा आरोप सावरागी पर लगा देती है। वह कहती है कि उसके अतीत के बारे में सिर्फ सावरागी ही जानती थी, इसलिए ये पर्ची उसी ने लिखी है। लेकिन सावरागी बार बार कहती रहती है कि उसने कुछ भी नहीं लिखा। फिर भी कोकोरोगी उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। कुछ देर बाद शिब्बे बोलता है कि कोकोरोगी देखने में वर्जिन जैसी नहीं लगती और उसका स्वभाव भी उसके अतीत से मेल खाता है। ये सुनते ही सावरागी भड़क जाती है और तेंजी गुस्से में शिब्बे को जोर से थप्पड़ मार देता है। वो उसे चेतावनी देता है कि किसी लड़की के बारे में इस तरह कभी बात मत करना। तेंजी यूइची से कहता है कि वो कोकोरोगी का ख्याल रखे। इसके बाद वह और सावरागी थोड़ी दूर चले जाते हैं। यूइची कोकोरोगी को संभालता है, उसे दिलासा देता है, जबकि शिब्बे अलग खड़ा रहता है। कोकोरोगी यूइची से कहती है कि यहाँ जो बदसलूकी हो रही है वो उसके जूनियर हाई में झेले गए दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें कोकोरोगी का अतीत दिखाया जाता है। जूनियर हाई में उसे लगातार कई बच्चे बुली करते थे। वो बुरी तरह से तंग की जाती थी, लेकिन वह अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। न उसके दोस्तों ने उसकी मदद की और न ही उसके टीचर्स ने। आखिरकार उसने बुलिंग रोकने का एक तरीका ढूंढ निकाला। वो उन बच्चों को पैसे देने लगी जो उसे तंग करते थे। जब भी वह पैसे देती वे उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगते, हंसते खेलते और दोस्त जैसे बन जाते। यहीं से कोकोरोगी के मन में ये बात बैठ गई कि सिर्फ पैसा ही उसे बचा सकता है। लेकिन वह तब सिर्फ जूनियर हाई में थी और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ज्यादा पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया। एक दिन उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। धीरे धीरे वो आदमी उसके साथ समय बिताने लगता है। वे पार्टियों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वह आदमी उसे नए कपड़े खरीद कर देता है और उसकी तस्वीरें खींचता है। शुरुआत में कोकोरोगी को ये सब सामान्य लगता है, लेकिन एक दिन वह आदमी कहता है कि वह उसे छूना चाहता है। अब तक वह आदमी उसके साथ एक रेंटल गर्लफ्रेंड की तरह व्यवहार कर रहा था, बाहर ले जाना, खाना खिलाना और पैसे देना। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की बात कही, कोकोरोगी पूरी तरह घबरा जाती है। यूइची उससे पूछता है कि क्या उसने कुछ किया था। कोकोरोगी तुरंत जवाब देती है कि नहीं, वो वहाँ से भाग गई थी।
तभी मैनाबू वहाँ आ जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके साथ ऐसा हुआ। इससे कोकोरोगी और भी ज्यादा टूट जाती है। वो रोते हुए बार बार कहती है कि जो उसने बताया है वो सब सच है और यूइची से उसे मानने की गुहार लगाती है। ये वह पल होता है जब अगर यूइची उस पर भरोसा नहीं करता तो कोकोरोगी पूरी तरह टूट सकती थी। कंट्रोल रूम में मारिया और त्सुकिनो यह सब देख रही होती है। मारिया सवाल करती है कि क्या वर्जिनिटी सच में इतनी मायने रखती है। त्सुकिनो जवाब देती है कि हर इंसान खुद को पवित्र दिखाने की कोशिश करता है, चाहे उसने कितने भी गंदे काम क्यों न किए हों। वापस गेम में यूइची कोकोरोगी से कहता है कि उसे जूनियर हाई में उसके साथ जो हुआ उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साफ कहता है कि वो उस पर पूरी तरह भरोसा करता है। इसके बाद यूइची उसके करीब झुकता है और उसके कान में एक राज फुसफुसाता है जिसे हम बाद में जानेंगे। मारिया त्सुकिनो से पूछती है कि यूइची ने क्या कहा। त्सुकिनो कहती है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है। वो ये भी कहती है कि यूइची कोई मासूम लड़का नहीं और जरूर उसका भी कोई अंधेरा अतीत है। अब कोकोरोगी गेम जारी रखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह यूइची से कहती है कि वो उसके पास ही रहे। वह अब भी सावरागी को दोष देती रहती है। सावरागी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोकोरोगी कहती है कि अब वो उस पर भरोसा नहीं कर सकती। इसके बाद तेंजी सावरागी से पूछता है कि असल में कोकोरोगी के साथ क्या हुआ था। सावरागी बताती है कि उसे बस थोड़ा सा पता है। वह बताती है कि हाई स्कूल की शुरुआत में उसने कुछ लड़कों को कोकोरोगी को तंग करते देखा था और उसने उसकी मदद की थी। उन लड़कों में से एक ने कहा था कि कोकोरोगी ऐसी लड़की है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद सावरागी ने निजी तौर पर कोकोरोगी से पूछा था कि उस लड़के ने ऐसा क्यों कहा। तब कोकोरोगी ने उसे पूरी सच्चाई बता दी थी। उस समय ये राज सिर्फ सावरागी ही जानती थी। सावरागी मजबूती से कहती है कि वह कभी अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकती। इसके जवाब में तेंजी कहता है कि वो उस पर पूरी तरह भरोसा करता है क्योंकि वो उसे बचपन से जानता है। वह दोबारा दोहराता है कि उसे सावरागी पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर सावरागी बहुत हल्का और खुश महसूस करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिब्बे एक तरफ बैठा उनकी बातचीत सुन रहा होता है और अंदर ही अंदर उदास महसूस कर रहा होता है। कंट्रोल रूम में मारिया और त्सुकिनो आपस में चर्चा करती है कि आखिर इन पांचों में से असल गद्दार कौन है। त्सुकिनो कहती है कि शिब्बे पहले से अमीर है, इसलिए वो प्यार और दोस्ती को ज्यादा महत्व देता होगा। मारिया कहती है कि हो सकता है सावरागी सबको बेवकूफ बना रही हो क्योंकि वो सबके बारे में सब कुछ जानती है, और यह भी हो सकता है कि गद्दार यूइची ही हो। तभी हमें एक रहस्यमयी सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी का चेहरा छुपा हुआ है। वो धीमी आवाज में कहता है, आखिरकार दोस्ती टूटने वाली है। इसके बाद उसी दिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सावरागी टीचर्स रूम के पास इकट्ठा किए गए 20 लाख येन ले जा रही होती है। तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है कि टीचर ने उसे बुलाया है और ये बहुत जरूरी है। सावरागी कुछ समय के लिए वह पैसे अपने लॉकर में रख देती है और उसे अच्छी तरह लॉक कर देती है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति सावरागी के लॉकर की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में वह व्यक्ति कोकोरोगी से टकरा जाता है। कोकोरोगी के हाथ में एक पेन होता है जिससे उस आदमी के चेहरे पर पेन का निशान लग जाता है। कोकोरोगी उससे माफी मांगती है। तभी वही अजीब सी आवाज सुनाई देती है, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है। इसके बाद कोकोरोगी उस अनजान व्यक्ति से पूछती है कि क्या उसे उससे कुछ चाहिए था। वो व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस अनजान व्यक्ति के पास वही 20 लाख येन होते हैं जो स्कूल से चोरी हुए थे। अब यह साफ हो जाता है कि वही व्यक्ति असली चोर है। कोकोरोगी देखती है कि उस अनजान व्यक्ति के चेहरे से खून बह रहा है। वो घबरा जाती है और पूछती है कि क्या उसे बहुत चोट लगी है। उस पर वो आदमी शांत आवाज में कहता है, कुछ नहीं है, ये तो अक्सर होता रहता है। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है जहाँ बैडमाउथ सुगोरोकू गेम अभी भी जारी है और माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ है। एक बार फिर हमें उसी अनजान व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। वो बताता है कि सावरागी को जूनियर हाई में एक गंभीर चोट लगी थी जिसकी वजह से उसे प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी थी। वो कहता है कि ये इतना निजी और छुपाया गया सच था कि ये बात सिर्फ उसी इंसान को पता हो सकती थी जिसने उसके बहुत करीब रहकर सब कुछ देखा हो। और फिर आखिरकार सच्चाई सामने आ जाती है। हम उस व्यक्ति को साफ तौर पर देख लेते हैं जिसकी आवाज अब तक सुनाई दे रही थी। वही व्यक्ति जिसने स्कूल से 20 लाख येन चुराए थे और सबको इस टोमोदाची गेम में फंसाया था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मासा तेंजी होता है। तेंजी ही वो इंसान होता है जो इन सभी की दोस्ती को जड़ से तोड़ देना चाहता है। सच्चाई ये होती है कि तेंजी ने सावरागी को एक गिफ्ट दिया था, एक अंगूठी, लेकिन वह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। उस अंगूठी के अंदर एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा हुआ था जो हर समय आसपास की सारी बातचीत रिकॉर्ड करता रहता था। तेंजी चुपचाप सब कुछ सुनता रहता था। इसी वजह से उसे कोकोरोगी के अतीत का भी पूरा सच पता था
और ये भी कि सावरागी अपनी लॉकर की चाबी कहाँ छुपा कर रखती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ तेंजी और सावरागी आपस में बात कर रहे होते हैं। सावरागी परेशान होकर सोच रही होती है कि आखिर कोकोरोगी के बारे में इतनी घिनौनी बात किसने लिखी होगी। तेंजी बाहर से बहुत शांत और भरोसेमंद दिखता है। वह सावरागी से कहता है कि वो उस पर पूरी तरह भरोसा करता है और उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी समय उसके मन में चल रहा होता है, ये सब मैंने ही लिखा है, सिर्फ कोकोरोगी के बारे में ही नहीं बल्कि सबके बारे में। मुझे पता है कि ये तुम नहीं हो। तेंजी सावरागी से कहता है कि एक दूसरे पर शक करने के बजाय उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन उसका असली मकसद सावरागी और कोकोरोगी के रिश्ते में दरार डालना होता है। इसलिए वो बातों बातों में ये इशारा करता रहता है कि शायद इसके पीछे कोकोरोगी हो सकती है। शुरुआत में सावरागी तेंजी की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती, लेकिन तेंजी लगातार उसे मैनिपुलेट करता रहता है। वह कहता है कि शायद कोकोरोगी को सबकी सहानुभूति चाहिए क्योंकि उसे यूइची पर क्रश है और तुम्हें भी यूइची पसंद है। हो सकता है कि यूइची तुम्हें भी पसंद करता हो और कोकोरोगी ये भी जानती है कि तुम उससे ज्यादा सुंदर हो। इसके बावजूद सावरागी यही सोचती रहती है कि कोकोरोगी अपने ही बारे में इतनी गंदी बात कभी नहीं लिख सकती। तब तेंजी यूइची का जिक्र करता है और कहता है कि यूइची बहुत दयालु और सीधा साधा लड़का है। अगर कोई लड़की उससे मदद मांगे तो वो जरूर मदद करेगा, चाहे उसे कोई और लड़की पसंद ही क्यों न हो। ये सुनकर सावरागी तेंजी से पूछती है कि वो उससे ऐसी बातें क्यों कह रहा है। तेंजी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। सावरागी जवाब देती है, ठीक है, मैं इस पर सोचूंगी। इसके बाद गेम दोबारा शुरू होता है। यूइची तेंजी से कहता है कि वो पहले जाए। तेंजी बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को उस पर शक हो। जैसे ही वो बॉक्स के अंदर जाता है, वो सोचने लगता है कि उसे क्या लिखना चाहिए। उसे एहसास होता है कि अब तक किसी ने उसके बारे में कुछ खास नहीं लिखा है। वह हमेशा पीछे रहता है, इसलिए किसी को उस पर शक भी नहीं होता। इसी वजह से तेंजी अपने ही बारे में एक बुरी बात लिख देता है। जैसे ही तेंजी बाहर आता है, यूइची अचानक सावरागी को थप्पड़ मार देता है और गुस्से में पूछता है कि वह कैसे कह सकती है कि कोकोरोगी ने अपने ही बारे में वह सब लिखा। इसके जवाब में सावरागी कहती है कि यूइची को नहीं पता कि कोई लड़की किसी चीज को पाने के लिए कितनी दूर तक जा सकती है। वो कोकोरोगी की तरफ देखते हुए कहती है ना कोकोरोगी? कोकोरोगी जवाब देती है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जैसे कुछ लोग सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। उन्हें आपस में लड़ते देख तेंजी अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। उसका प्लान तेजी से काम कर रहा होता है। सावरागी साफ साफ कहती है कि उसने सुंदर दिखने के लिए नहीं बल्कि अपने चेहरे के एक गहरे निशान को छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। इसके बाद वह कोकोरोगी से कहती है कि अगर वो उस पर भरोसा नहीं करती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोकोरोगी भी यही कहती है कि उसे भी किसी की परवाह नहीं है जब तक यूइची उसके साथ है। फिर वह यूइची से पूछती है कि क्या वो उस पर भरोसा करता है। यूइची बिना रुके जवाब देता है, हाँ। तेंजी ये सुनकर और भी खुश हो जाता है। वह सोचता है कि आखिरकार दोनों लड़कियों के बीच दरार पड़ चुकी है और जल्द ही सावरागी यूइची से भी नफरत करने लगेगी। लेकिन फिर वह ये भी सोचता है कि शायद उसे इतनी बातें नहीं कहनी चाहिए थी क्योंकि सावरागी थोड़ी नाराज हो गई है। अब उसे यूइची और कोकोरोगी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तेंजी जोर देकर सावरागी से कहता है कि जैसे यूइची कोकोरोगी पर भरोसा करता है वैसे ही वह भी उस पर भरोसा करता है। ये सुनकर सावरागी उसका हाथ छूती है और कहती है, धन्यवाद। तेंजी अपने मन में सोचता है कि सावरागी आखिरकार उसके जाल में फंस चुकी है। कंट्रोल रूम में मारिया सुकिनो से पूछती है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। सुकिनो कहती है कि लड़कियां बहुत संवेदनशील होती हैं। वे चाहे किसी से कितना भी प्यार करें लेकिन एक ही पल में उस प्यार को तोड़ सकती हैं, खासकर तब जब कोई दूसरा आदमी उन्हें पहले वाले से ज्यादा समझने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब कोकोरोगी की बारी आती है अंदर जाने की। उसके बाद यूइची, फिर सावरागी और सबसे आखिर में शिब्बे जाता है। मनाबू घोषणा करता है कि इस राउंड में 2 पर्चियां निकली हैं। एक तेंजी की होती है जिसके बारे में सबको पहले से पता होता है, लेकिन दूसरी पर्ची किसकी होती है ये किसी को नहीं पता। पहली पर्ची में लिखा होता है कि सावरागी लड़कों की बॉक्सर पहनती है। ये सुनकर सावरागी सीधा कोकोरोगी की तरफ देखती है। तेंजी तुरंत सावरागी से कहता है कि शायद कोकोरोगी उससे बदला ले रही है। फिर दूसरी पर्ची खोली जाती है जिसमें लिखा होता है कि तेंजी अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलता है। इस पर तेंजी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन यूइची उससे पूछता है कि क्या ये सच है। तेंजी मान लेता है और कहता है कि हाँ, ये सच है। वह सबसे 1 साल बड़ा है क्योंकि उसने 1 साल का ड्रॉप आउट लिया था। वो ये भी कहता है कि उसे लगता है कि सावरागी को ये बात पहले से पता थी। सावरागी कहती है, हाँ, मुझे पता था और मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। इसके बाद तेंजी सावरागी को अलग ले जाता है और उससे कहता है कि क्या उसने नोटिस किया है कि अब सब लोग उससे दूरी बना रहे हैं, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद कदम बढ़ाने का समय आता है। जैसे ही सावरागी कदम बढ़ाती है उसे एक खास मौका दिया जाता है।
उसे किसी एक सदस्य को चुनने का अधिकार मिलता है। टोमोदाची गेम का स्टाफ उस व्यक्ति की पूरी जांच करेगा और उसके सारे राज उजागर करेगा। अगर उसने सही इंसान चुना तो वह गद्दार को भी पकड़ सकती है। ये सुनते ही तेंजी बुरी तरह घबरा जाता है। वो अपने मन में सोचता है, अगर कहीं मेरा ही पर्दाफाश हो गया तो। मनाबू सावरागी को सलाह देता है कि उसे उसी व्यक्ति को चुनना चाहिए जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती है। ये सुनकर तेंजी का डर और बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि सावरागी तेंजी को चुनने ही वाली होती है, लेकिन तभी शिब्बे बीच में आ जाता है। वो कहता है, मुझे चुनो, मेरे अंदर तुम्हारे लिए सब कुछ साफ है। शिब्बे को पूरा भरोसा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया है। इसी वजह से सावरागी आखिरकार शिब्बे को चुन लेती है। मनाबू उससे आखिरी बार पूछता है कि क्या वो वाकई कुछ नहीं छुपा रहा है। शिब्बे पूरे भरोसे के साथ कहता है कि नहीं, छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगले सीन में कई स्क्रीन सामने आती है और शिब्बे के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसके बारे में खुद कोई गंदा राज सामने नहीं आता, लेकिन उसके पिता से जुड़े कई काले सच उजागर हो जाते हैं। मनाबू बताता है कि जांच के अनुसार शिब्बे का पिता एक बड़ा धोखेबाज है, जो अपनी महिला सहकर्मियों के साथ गलत हरकतें करता है और पैसों के दम पर हर बात दबा देता है। कंट्रोल रूम में मारिया कहती है कि ये तो शिब्बे के पिता के बारे में है, शिब्बे के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया। सुकिनो जवाब देती है कि अगर किसी का पिता अपराधी हो तो समाज अक्सर उसके बच्चे को भी उसी नजर से देखता है। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रखते हैं। इसके बाद शिब्बे पूरी तरह टूट जाता है। सावरागी उससे माफी मांगती है और कहती है कि जो भी हुआ वो उसके पिता की वजह से हुआ है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। शिब्बे भावुक होकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी तेंजी बीच में आकर कहता है कि क्या सच में सिर्फ उसके पिता ही ऐसे हैं, या फिर शायद शिब्बे ने भी अतीत में कुछ गलत किया हो और उसके पिता ने पैसों से उसे दबा दिया हो। सावरागी तेंजी से कहती है कि वह ऐसी बातें बंद करे, लेकिन तेंजी लगातार शिब्बे पर शक करता रहता है। वह कहता है कि उसे अब भी समझ नहीं आ रहा कि उन सब पर 2 करोड़ येन का कर्ज कैसे चढ़ गया। धीरे धीरे सब लोग शिब्बे से दूरी बना लेते हैं। एक तरफ युइची और कोकोरोगी खड़े होते हैं और दूसरी तरफ तेंजी और सावरागी। शिब्बे बीच में बिल्कुल अकेला रह जाता है। तेंजी अपने मन में सोचता है कि शिब्बे ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी वो उसे इस हाल में छोड़ने को मजबूर है। अगले राउंड में सिर्फ एक ही पर्ची निकलती है। मनाबू शिब्बे की तरफ देखकर कहता है कि अगर इसमें लिखा हुआ सच है तो ये बहुत गंभीर मामला है। पर्ची में लिखा होता है कि शिब्बे ने एक आदमी को मार दिया है। ये पढ़कर सब सन्न रह जाते हैं। तेंजी भी अंदर से हिल जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये सच हो सकता है, लेकिन जब वो युइची की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव देखकर समझ जाता है कि ये पर्ची युइची ने लिखी है। शिब्बे मनाबू से कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तेंजी अपने मन में सोचता है कि शिब्बे ऐसा कर ही नहीं सकता, वह इसके लायक नहीं है। शिब्बे पूछता है कि अगर ये झूठ साबित हो गया तो जिसने ये लिखा है उसे सजा मिलेगी, है ना? मनाबू समझाता है कि नियम के अनुसार झूठ लिखने वाले को पेनल्टी मिलेगी और उसे सबसे आगे खड़े व्यक्ति से आगे खड़ा होना पड़ेगा। मनाबू शिब्बे से कहता है कि अगर ये झूठ है तो इसे साबित करो। शिब्बे कहता है कि वह कैसे साबित करे कि उसने कुछ नहीं किया जो उसने कभी किया ही नहीं। आखिरकार मनाबू एक गॉड वोट करवाने का फैसला करता है। शिब्बे भी गॉड वोट की मांग करता है और कहता है कि वह निर्दोष है, लेकिन नतीजा पूरी तरह उसके खिलाफ जाता है। 99% वोट ये कहते हैं कि वे शिब्बे पर भरोसा नहीं कर सकते। उसे 5 कदम आगे बढ़ना पड़ता है और वह सबसे आगे पहुंच जाता है। कंट्रोल रूम में त्सुकिनो कहती है कि भगवान भी शिब्बे पर भरोसा नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी कहे। इसके बाद युइची शिब्बे के पास जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो उस पर भरोसा करता है। उसे पूरा यकीन है कि शिब्बे ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर शिब्बे की आंखें भर आती है। युइची कहता है कि इस राउंड ने ये साफ कर दिया है कि असली गद्दार कौन है और उसके पास इसका साफ जवाब है। ये सुनते ही तेंजी घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं युइची ने उसे पहचान तो नहीं लिया। युइची बताता है कि अब तक जितनी भी पर्चियां आई हैं, वे सब एक ही इंसान ने लिखी है, इसलिए उन्हें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। तेंजी अपने मन में सोचता है कि युइची वाकई खतरनाक है। वो सबको एकजुट करना चाहता है। जब कोई युइची से गद्दार का नाम पूछता है तो वो कहता है कि वो अभी ये नहीं बताएगा। तेंजी सोचता है कि युइची सिर्फ ब्लफ कर रहा है। युइची सबको बताता है कि उसने इस गेम को जीतने की पूरी रणनीति बना ली है। ये सुनकर तेंजी सोचने लगता है कि ये कैसे संभव है। आखिर में युइची कहता है कि ये गेम शुरू से ही नाइंसाफी से भरा हुआ है। पहले राउंड में सबने एक दूसरे पर भरोसा किया और 7 कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े उनका कर्ज 30 लाख येन बढ़ गया। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इस गेम को जीतने पर भी सिर्फ 20 लाख येन मिलते हैं। यानी शुरुआत में ही अगर कर्ज 30 लाख बढ़ गया तो ये गेम साफ तौर पर नाइंसाफ है। युइची अचानक अपना हाथ उठाकर आसमान की तरफ इशारा करता है और कहता है, ऊपर देखो, कोई न कोई जरूर हमें ये गेम खेलते हुए देख रहा है। और क्योंकि कोई हमें देख रहा है इसलिए मैनेजमेंट को इस गेम को ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प बनाना पड़ता है। फिर वह अपने दोस्तों की तरफ देखता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्हें छठा राउंड याद है, वही राउंड जिसमें उन्हें अपना कर्ज कम करने का मौका मिला था।
उसी राउंड में कोकोरोगी का कर्ज पूरे 2 लाख येन कम हो गया था। यूइची समझाता है कि ये पूरा बैडमाउथिंग सुगोरो को असल में दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हर एक कदम पर किसी का कर्ज बढ़ता है तो किसी का घटता है, लेकिन जब ये गेम पूरी तरह खत्म होगा तो जो अतिरिक्त कर्ज किसी पर भी चढ़ा होगा वो आपस में काट दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहे तो ये पूरा गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। उनका असली कर्ज अंत में वही रहेगा जैसा शुरुआत में था। यूइची की बात सुनकर मारिया चौंक जाती है और कहती है, वाह, ये तो सच में समझ में आता है। यूइची आगे कहता है कि अगर वे इसी तरह खेलते रहे तो शिब्बे सबसे पहले गोल तक पहुंच जाएगा और सारी पेनल्टी उसी पर आ जाएंगी। शिब्बे को बचाने के लिए यूइची एक नया प्लान सामने रखता है। वो सबको बताता है कि अब से वे अपने ही बारे में बुरा लिखेंगे और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वही गद्दार माना जाएगा। हालांकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वे सब एक साथ एक ही समय पर एंड तक पहुंच पाएंगे, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। यूइची का प्लान ये होता है कि शिब्बे की पर्ची बिल्कुल खाली रहेगी, जबकि बाकी चारों अपनी अपनी पर्चियों में अपने ही बारे में बुरी बातें लिखेंगे। इससे वे तेजी से आगे बढ़ते हुए शिब्बे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तेंजी इस प्लान को मानने से साफ इनकार कर देता है। यूइची उससे पूछता है कि उसे ये प्लान क्यों पसंद नहीं आया। तब तेंजी पलटकर सवाल करता है, क्या तुम्हें सच में पता है कि गद्दार कौन है? ये सुनते ही यूइची थोड़ा घबरा जाता है, फिर भी खुद को संभालते हुए कहता है, हाँ, मुझे पता है। लेकिन यूइची के चेहरे के भाव, उसकी हिचक और उसकी आंखों की बेचैनी देखकर तेंजी तुरंत समझ जाता है कि यूइची को असल में कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ ब्लफ कर रहा है। तेंजी ठंडे लहजे में कहता है, तो फिर गद्दार का नाम बता दो, हम सब उसी के बारे में लिख देंगे और उसे जबरदस्ती गोल तक पहुंचा देंगे। यूइची जवाब देता है कि ऐसा करने के लिए उन्हें तीसरे राउंड में जाना पड़ेगा और इस गेम में ऐसा करना सही नहीं होगा। तेंजी गुस्से में कहता है, हमें बेवकूफ बनाना बंद करो, हम इस गेम को खत्म करने के बहुत करीब हैं और ऐसे वक्त पर किसी पर भी भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। फिर वो साफ शर्त रख देता है, अगर अगला राउंड तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो तुम्हें गद्दार का नाम बताना ही होगा और जिस पर भी तुम आरोप लगाओगे उसके सबूत देने होंगे। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं हुए तो मैं आगे कभी तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं करूंगा। यूइची के पास मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता और वह चुपचाप हाँ कर देता है। इसके बाद अगला राउंड शुरू होता है। सभी एक एक करके अपनी पर्चियां डालते हैं, लेकिन जब मनाबू पर्चियां गिनता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह बताता है कि वहाँ कुल 10 पर्चियां हैं, जबकि होनी सिर्फ 4 चाहिए थी। ये सुनते ही यूइची चौंक जाता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि वह एक बहुत बड़ी बात भूल गया था। इस गेम में एक इंसान एक से ज्यादा पर्चियां भी डाल सकता है। मनाबू यूइची का मजाक उड़ाता है और उसे खुलेआम बेवकूफ कहता है। तेंजी भी यूइची की तरफ देखते हुए कहता है कि उसका प्लान पूरी तरह बेकार था और अब उसे गद्दार का नाम बताना ही पड़ेगा। यूइची खुद को पूरी तरह हारा हुआ महसूस करता है। आखिरकार वह मान लेता है कि उसे सच में नहीं पता कि गद्दार कौन है। ये सुनते ही तेंजी सावरागी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से दूर ले जाता है और कहता है कि अब यूइची पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन सावरागी तेंजी की बात नहीं मानती। वो वहीं रुक जाती है और यूइची के पास खड़ी रहती है। तेंजी पीछे मुड़कर सावरागी से कहता है कि इसी तरह के व्यवहार की वजह से उसे बार बार चोट लगती है और अब वे पहले की तरह दोस्त नहीं रह सकते। ये सब सुनने के बाद आखिरकार सावरागी तेंजी के साथ चली जाती है। बाहर से वो शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर तेंजी बेहद खुश होता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, उसका प्लान आखिरकार सफल हो रहा है। गेम बिना रुके आगे बढ़ता रहता है और देखते देखते 18 राउंड पूरे हो जाते हैं। इन सभी राउंड्स के दौरान कोई किसी से बात नहीं करता। माहौल पूरी तरह ठंडा और भारी हो जाता है, जैसे अब किसी को भी किसी पर भरोसा नहीं रहा हो। फिर 19वां राउंड आता है। इस बार सावरागी गोल से बस एक कदम दूर होती है। उसे देखकर तेंजी नाटकीय लहजे में कहता है कि अगर वो जिद करना बंद कर देती तो वो उसे बचा सकता था। मारिया यह सब देखकर कहती है कि उनकी टीम भी अब बाकी टीमों जैसी ही बन चुकी है, यानी यह गेम सिर्फ यही लोग नहीं खेल रहे बल्कि बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन तभी त्सुकिनो कुछ ऐसा नोटिस करती है जिससे वह चौंक जाती है। वह तुरंत कहती है कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद कैमरा यूइची के चेहरे पर जाता है। उसका एक्सप्रेशन अजीब और डरावना लगता है। वो सबको बताता है कि अब उसके पास एक ऐसा प्लान है जो 100% गद्दार को पकड़ लेगा। ये सुनते ही तेंजी फिर से इसका विरोध करता है। यूइची शांत स्वर में कहता है, समस्या क्या है? मान लो गद्दार पकड़ा भी गया, तब भी हम सावरागी को नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर सावरागी भी चुप हो जाती है और कहती है कि अगर उसे बचाया ही नहीं जा सकता तो फिर गद्दार को पकड़ने का क्या फायदा। यूइची जवाब देता है कि उसके पास ऐसा प्लान है जिसमें सिर्फ गद्दार ही पीछे रह जाएगा और बाकी सभी लोग अगला राउंड क्लियर कर लेंगे। लेकिन इस बार यूइची का प्लान बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि वह सीधे गेम के नियमों से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए वो सबको ध्यान से सुनने के लिए कहता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि अगर कोई किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाता है और पकड़ा जाता है तो उसे पेनल्टी मिलती है। यूइची बताता है कि अगली पर्ची में सभी लोग यह लिखेंगे, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने टोमोडाची गेम के लिए आवेदन किया था। ये एक चेकमेट जैसा प्लान होता है,
क्योंकि असली गद्दार सच लिखेगा और उसे कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी, जबकि बाकी 4 लोग झूठ लिखेंगे और उन्हें पेनल्टी मिलेगी। इस तरह 4 लोग आगे बढ़ जाएंगे और गद्दार यहीं फंस जाएगा। तेंजी यूइची से पूछता है कि वह कैसे जानेगा कि गद्दार सच बोल रहा है या झूठ। यूइची साफ कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन टोमोडाची गेम चलाने वाले लोगों को पता है कि असल में आवेदन किसने किया था, यानी मैनेजमेंट को पहले से पता है कि गद्दार कौन है। यूइची मनाबू से इसकी पुष्टि करता है और मनाबू हाँ में सिर हिलाता है। यूइची फिर कहता है कि अब अगर कोई इस प्लान से इनकार करता है तो वही गद्दार होगा। इस मोड़ पर तेंजी पूरी तरह फंस जाता है। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। वह बूथ की ओर जाता है, खुद को कोसते हुए और ये सोचते हुए कि अब क्या करे। आखिरकार वह फैसला करता है कि वह सबके सामने माफी मांगेगा और एक नकली भावुक कहानी लिखेगा ताकि सब उस पर भरोसा करें। जब तेंजी पर्ची डालकर बाहर आता है तो शिब्बे मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रहा होता है, अपने टर्न को लेकर उत्साहित। कुछ ही देर में सब लोग अपनी अपनी पर्चियां डाल चुके होते हैं। यूइची पूछता है कि क्या सबने वही लिखा जो उसने कहा था। सभी हाँ कहते हैं। तेंजी अब पूरी तरह एक्टिंग मोड में चला जाता है। वो सोचता है कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन एक्टिंग होगी। उसकी आंखों में नकली आंसू भर आते हैं। तभी मनाबू ऐलान करता है कि 4 पर्चियां खाली हैं और सिर्फ एक पर्ची पर लिखा है, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने टोमोडाची गेम शुरू किया था, और वह पर्ची तेंजी की होती है। ये सुनते ही सब लोग तेंजी को घूरने लगते हैं। यूइची कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि इस बार उसका प्लान काम करेगा और गद्दार बेनकाब हो जाएगा। तेंजी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, कृपया मेरी बात सुनो। यूइची उसके सिर पर हाथ रखता है और शांत आवाज में पूछता है कि वो क्यों रो रहा है। तेंजी मन ही मन सोचता है कि यूइची कितना बेवकूफ है और उसका प्लान पूरी तरह सफल हो रहा है। लेकिन जैसे ही तेंजी सिर उठाकर यूइची को देखता है, यूइची अचानक उसके बाल पकड़ लेता है। उसका चेहरा डरावना और क्रूर हो जाता है। यह देखकर तेंजी सच में डर जाता है और रोने लगता है। यूइची उससे चिल्लाकर पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। यूइची के इस रूप को देखकर तेंजी सोचने लगता है कि क्या ये वही यूइची है जिसे वह जानता था। यूइची चीखते हुए पूछता है कि क्या उसी ने टोमोडाची गेम शुरू किया था। आखिरकार तेंजी टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। मारिया ये सब देखकर सन्न रह जाती है। सुकिनो कहती है कि अगर इस पूरे गेम को दोबारा ध्यान से देखा जाए तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि यूइची ने शुरू से ही 3 जाल बिछाए थे और अगर उन्हें पहचाना जाए तो साफ हो जाएगा कि यूइची कोई साधारण इंसान नहीं है। इसके बाद यूइची पूरा प्लान समझाना शुरू करता है। वह बताता है कि उसने दूसरे गेम के शुरू होने से पहले ही सब कुछ सोच लिया था। वो कहता है कि तीसरे राउंड में जब वह पर्ची आई थी जिसमें लिखा था कि तुम और सावरागी पहले डेट कर चुके हो, उसी पल उसने और सावरागी ने बिना बात किए तय कर लिया था कि वे गद्दार को पकड़ेंगे। यूइची बताता है कि वह कार्ड्स के जरिए सावरागी को अपने निर्देश देता रहा। सुकिनो इसे यूइची का पहला ट्रैप बताती है और मारिया से कहती है कि वो वीडियो दोबारा देखे जिसमें यूइची के हाथ में 2 कार्ड और एक पेन होता है, लेकिन उसका खुद का कार्ड खाली होता है। जब यूइची बाहर आता है तो वह सावरागी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि उसने खाली कार्ड छोड़ा है, जबकि उसी पल वह चुपके से अपना निर्देश वाला कार्ड उसे दे देता है। तेंजी पूछता है कि यूइची ने सावरागी पर इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर लिया। यूइची जवाब देता है कि उसने भरोसा नहीं किया बल्कि उसे परखा। उसने सावरागी से कहा था कि वो उसके बारे में ऐसा राज लिखे जो सिर्फ वही जानती हो। पहले ही दिखाया जा चुका था कि सावरागी ने यूइची से एक ऐसा सीक्रेट पूछा था जो कोई और नहीं जानता था, कि यूइची 1 हफ्ते तक नहाया नहीं था। इसका मतलब वह पर्ची सावरागी ने लिखी थी, जबकि दूसरी पर्ची गद्दार की थी जो तेंजी ने खुद अपने बारे में उम्र वाली लिखी थी। यूइची आगे बताता है कि 5वें राउंड के बाद उसने कोकोरोगी को एक पर्ची दी थी। जब उस राउंड में कोकोरोगी का बहुत निजी राज सामने आया तो उसने चुपचाप उसे एक नोट दिया जिसमें लिखा था कि सावरागी उनकी तरफ है और उससे झगड़ा करने का नाटक करे ताकि गद्दार फंस सके। फिर यूइची ने कोकोरोगी से कहा कि अगले राउंड में वो सावरागी का ऐसा राज लिखे जो सिर्फ वही जानती हो। कोकोरोगी ने वही किया और इस तरह दूसरी पर्ची फिर से गद्दार की साबित हुई। इस तरह कोकोरोगी भी यूइची के टेस्ट में पास हो गई। यूइची कहता है कि इसके बाद सिर्फ तेंजी ही बचा था और वह सारी जानकारी सावरागी के जरिए भेजता रहा। तेंजी कहता है कि वह तो हर वक्त सावरागी के साथ था। यूइची जवाब देता है कि उसके लिए 3 मिनट काफी है, क्योंकि हर इंसान बूथ में जाकर ठीक 3 मिनट बाद बाहर आता है। वो याद दिलाता है कि जब तेंजी बूथ से बाहर आया था और यूइची ने सावरागी को थप्पड़ मारा था, उसी पल उसने अपनी पर्ची उसे थमा दी थी। सुकिनो इसे यूइची का दूसरा ट्रैप बताती है। यूइची बताता है कि उसने बूथ में जाने का क्रम भी पहले से कंट्रोल किया था। फिर वह समझाता है कि जब स्पेशल चांस आया और मैनेजमेंट को पता था कि आवेदन किसने किया, तब गद्दार का बच पाना नामुमकिन हो गया। शिब्बे खुद ही बाहर हो गया, क्योंकि अगर वह गद्दार होता तो उसके राज सामने आ जाते। इस तरह आखिर में सिर्फ तेंजी ही बचा। तेंजी पूछता है कि क्या कोकोरोगी और सावरागी का झगड़ा भी नकली था और खुद के बारे में बुरा लिखने वाला आइडिया भी प्लान का हिस्सा था। यूइची कहता है कि हाँ, उसे पहले से पता था कि उस प्लान में कमी है। तेंजी के व्यवहार से यूइची समझ गया था कि उसका मकसद पैसा नहीं बल्कि कुछ और है।
तेंजी पूछता है कि यूइची ने उसे उसी वक्त क्यों नहीं पकड़ा। यूइची जवाब देता है कि गेम अभी आधा ही खत्म हुआ था और वह नहीं चाहता था कि तेंजी उससे पहले ही टूट जाए। तेंजी कहता है कि खाली कार्ड वाला नियम बेकार है। सुकिनो बताती है कि यही तीसरा और आखिरी ट्रैप था। यूइची बताता है कि उसने नेम टैग्स को बंधक बना लिया था और कहा था कि वही लोग भरोसे के लायक हैं जो अपने टैग उसे देंगे। इससे उसने मल्टीपल कार्ड लिखने से सबको रोक दिया। आखिरकार तेंजी पूछता है कि यूइची ने उसे ही क्यों चुना। यूइची कहता है कि उसे तेंजी पर शक तब हुआ जब उसने अपने स्वभाव से अलग व्यवहार करना शुरू किया। जिस मासा तेंजी को वो जानता था वो शांत और समझदार था, लेकिन गेम की शुरुआत में ही उसने शिब्बे से झगड़ा किया। यूइची बताता है कि शिब्बे के पास किसी का राज ही नहीं था, फिर भी उसके बारे में बुरा लिखा गया। तभी मनाबू कहता है कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। यूइची मनाबू के कान में कुछ फुसफुसाता है। सुकिनो चौंक जाती है और डेटा चेक करके इसकी पुष्टि करती है। मनाबू ऐलान करता है कि गेम खत्म हो गया है और यूइची अकेले गोल तक पहुंच चुका है। इसका मतलब सब जीत गए हैं। मनाबू बताता है कि यूइची ने 7वें राउंड में झूठ लिखा था, इसलिए पेनल्टी में वो एक कदम आगे बढ़ गया और गोल तक पहुंच गया। यूइची कहता है कि यही सबसे सही तरीका था। वह बताता है कि तीसरे गेम में वह अकेला जाएगा ताकि वे तेंजी से निपट सके। फिर यूइची अपना अतीत बताता है और मानता है कि उसने 3 लोगों की हत्या की है। सुकिनो इसकी पुष्टि करती है। यूइची कहता है कि अगले गेम में वो अपना असली रूप दिखाएगा और अकेले सब कुछ तबाह कर देगा। वह जानबूझकर सबको अपने से नफरत करवाता है ताकि वे उससे दूर रहें। आखिर में तेंजी उसे रोकता है और कबूल करता है कि वह भी झूठा था। वह कहता है कि उसने यूइची से प्यार किया और उसे चूम लेता है। दोनों तीसरे गेम में साथ गिर जाते हैं। सुकिनो कहती है कि तेंजी दूसरी बार टोमोडाची गेम में आया है, यानी उसके पास पहले से ही एक प्लान था। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आप इसके अगले एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।